नमस्कार, दी वन इंडिया शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कनवाल। बीती रात भारत और पाकिस्तान के बीच जो परिस्थितियां बनी रही वो युद्ध से कम नहीं है और जिस अंदाज में पाकिस्तान की तरफ से हमले हुए, भारत के 15 से ज्यादा ठिकानों को उससे पहले भी एक रात निशाना बनाया और उसके बाद जो बीती रात परिस्थितियां रही जहां पर रिहायशी इलाके से लेकर भारतीय सेना के जहां पर प्रमुख स्थान है, प्रमुख क्षेत्र हैं, उनको तक निशाना बनाया गया। और इन सब परिस्थितियों के बीच अब आज की रात क्या होगा, इसे लेकर सवाल कई हैं। सेना अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन ये परिस्थितियां किस दिशा में जा रही हैं, ये सवाल हर भारतीय के मन में है ही। लेकिन दुनिया भी बड़ी करीब से भारत पाकिस्तान के बीच की इस स्थिति को इस वक्त देख रही है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात को लेकर देखिए, अंबाला चंडीगढ़ में हमले की चेतावनी भी इस बीच दी गई है। चंडीगढ़ में सेना की वेस्टर्न कमांड मौजूद है और एनआईए का ऑफिस भी है। अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन भी मौजूद है और जो एडवाइजरी है उसके हिसाब से शाम 7 बजे के बाद चंडीगढ़ में रेस्टोरेंट और जितने भी ओपन प्लेसेस हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। इस बीच पाकिस्तान की तरफ से बड़ी संख्या में जो ड्रोन अटैक हुआ है उसमें जम्मू कश्मीर से ड्रोन भेजे गए, राजस्थान से भेजे गए, गुजरात से भेजे गए, पंजाब से भेजे गए। तो परिस्थिति इस वक्त विकट दिखाई देती है। लेकिन सेना ने कल जिस अंदाज में इस हमले को विफल किया है, जिस अंदाज में इन अटैक्स को बेअसर किया है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है और पूरा देश इस वक्त उसकी बात कर रहा है। लेकिन आज पॉलिटिकल रिएक्शंस का भी एक दौर शुरू हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर बात की। एक कार्यक्रम में वो बोल रहे थे। साथ ही आपको ये भी बता दें, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पुंछ पहुंचे और अपने इस विजिट पर उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था, हमारे बहादुर जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब देकर के आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। पुंछ शहर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और वहाँ कैजुअल्टीज़ भी सबसे ज़्यादा पुंछ से हुई हैं, इंजरीज़ भी सबसे ज़्यादा पुंछ से हुई हैं। अभी जहाँ मैं जम्मू अस्पताल में था तो सारे जो ज़ख्मी वहाँ अस्पताल में हैं वो सारे पुंछ से हैं। एक जो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड थे उनको पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट करके आज सुबह उनकी वहाँ सर्जरी हुई। पुंछ में तो हालात बहुत ही ख़राब है। मेरे डिप्टी सीएम कोशिश कर रहे हैं पुंछ पहुंचने की, अगर वो पहुंच पाए तो वहां लोगों से मुलाकात करेंगे। और इस वक्त इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल पीजीएस पन्नू साहब इस बातचीत में जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर भास्वती मुखर्जी हमारे साथ इस बातचीत में आज मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप डिफेंस एनालिस्ट हैं, सीनियर साइंटिस्ट एंड जॉइंट डायरेक्टर ऑफ डीआरडीओ। हमारे साथ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में ऑफिसर रहे, सर्व कर चुके आर के यादव सर भी आज इस बातचीत में जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ इस बातचीत में और शुरुआत में यहाँ पर पन्नू सर आपके साथ करना चाहूंगी। देखिए, बीती रात जो परिस्थितियां थी, बेशक लोग अपने घरों में हैं लेकिन निगाहें सबकी मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर खबरों पर और क्या हो रहा है बॉर्डर पर, रिहायशी एरियाज में, वो सारे एरियाज जो पाकिस्तान से बॉर्डर से लगते हैं उस पर सबकी नजरें बनी हुई थी। अब आज की रात क्या होगा, लोगों के मन में सवाल है। बेशक बीते कुछ घंटों का समय ऐसा रहा है जब एस्केलेशन उस स्तर का नहीं था, लेकिन आज रात को लेकर क्या आशंका है, आपका एनालिसिस सर अभी तक क्या कह रहा है? बॉर्डर एरियाज को खाली जरूर कराया गया है, 17 सिविलियंस की डेथ हुई है अभी तक जो अपडेट्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से। आपकी अंडरस्टैंडिंग सर इस वक्त परिस्थितियों पर क्या कह रही है? मीनाक्षी, पिछली रात जो भी हुआ वो मीडिया ने भी रिपोर्ट किया और पाकिस्तान की तरफ से इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस में भी उन्होंने काफी गलत रिपोर्ट्स देके वो लड़ाई को एक अलग दृश्य उसका बना के लोगों को बताने, खास करके इंटरनेशनल मीडिया को। अभी आज दिन में तो कुछ हुआ नहीं है और एलसीक्यू पर तो फायरिंग चली रही है और वो हमारी आर्मी हमेशा इस बात के लिए डटी रहती है बिकॉज लाइन ऑफ कंट्रोल में हमारी डिप्लॉयमेंट प्रिपेयर रहती है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई भी फायरिंग हो उसके लिए हम सक्षम रहते हैं। लेकिन अभी मीडियम गन्स का फायर आ रहा है और पाकिस्तान आर्मी सिविलियंस को तो टारगेट कर रही है ये दिखाने के लिए कि इंडिया इज एट फॉल्ट और इंडिया की कमजोरी करके वो घायल हो रहे हैं। जाके अपने अपने सरपंचों को, अपने अपने तहसीलदारों को, अपने जाके सिविल अथॉरिटीज को जाके बोलें कि हमें आप यहाँ से शिफ्ट कर दीजिए एक प्रभाव डालने के लिए।
जो मिलिट्री एक्शन है उसमें एक किस्म का पॉज आया है। अभी इसके अंदर इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक ऑपरेशनल पॉज है, या एक लॉजिस्टिक पॉज है, या एक टेक्निकल पॉज है। और इसमें भी अगर देखा जाए तो हमारी कल एयर डिफेंस जितना भी आर्मी ने और एयरफोर्स ने मिलके हमारी एयर डिफेंस की क्षमता है वो दिखाई। लेकिन मेरे को ये एक बात की वो जरूर मैं सोचता हूं कि शायद उन्होंने एक टूथलेस ड्रोन भेजे काफी। उन्होंने कोई लीथल ड्रोन्स ज्यादा नहीं भेजे ताकि ये करने के लिए कि कुछ डेटा कलेक्ट करने के लिए कि इंडियन एयर डिफेंस किस किस्म की काम करती है। शायद उन्होंने वो वाले जो लीथल ड्रोन्स है वो बचा के रखे होंगे सरप्राइज करने के लिए, ताकि वो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम वो है वो पूरी तरह से अपना एमुनेशन खर्च कर ले और उसके बाद ये लीथल ड्रोन करेंगे। लेकिन हमारी एक जो स्ट्रेटजी रहती है कि जब भी हम वार करते हैं हम एक पूरा डिजाइन ऑफ बैटल बना के बैठे होते हैं कि पूरा एस्केलेटरी लैडर एंड स्टेट तक। तो जो देखने वाली बात है कि मिलिट्री और पॉलिटिकल एम सेम है, लेकिन यहां एक बहुत अहम बात यह है कि हमारा पॉलिटिकल मिलिट्री एम ये होना चाहिए जो कि एक नेशनल एम बनता है कि वो पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा का पूरा जो उनका कैपेबिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। अभी एक मौका मिला है कि लड़ाई तो छिड़ गई है, लेकिन हम अभी पाकिस्तान को बख्श नहीं सकते क्योंकि वो दोबारा उठ के हमें काटेगा। जी। तो मेरा ख्याल ये इनिशिएटिव इंडिया को अपने हाथ में रखना चाहिए, ये पाकिस्तान के हाथ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी इनिशिएटिव हो तो वो अपनी टेक्निकल पॉज करके अपने ओईएम और फैक्ट्रीज के साइंटिस्ट को भी बोल सकते हैं अभी इसको हमारे इक्विपमेंट को ऐसे ऐसे करो क्योंकि उन्होंने इंडिया का जो भी डेटा कलेक्ट किया है। सर आपने तो मेरा ये बड़ी ख्याल बात अभी बोली कि इनिशिएटिव अभी जो हमारे उन्होंने हाथ में आना ड्रोन्स चाहिए। भेजे, वो ड्रोन्स एक तरह की वाटर टेस्टिंग या ये देखने के लिए कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है, कितना पुख्ता है और कैसे रिएक्ट करेगा, टेस्टिंग वाटर्स जैसी स्थिति भी हो सकती है। और लीथल ड्रोन्स का भी उस तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं इस पॉइंट को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एम्बेसडर भास्वती मुखर्जी मैम, मैं आपका एक रिएक्शन चाहती हूँ। देखिए अभी पन्नू सर भी जब बात कर रहे हैं उन्होंने प्रॉक्सी वॉर का जिक्र किया। ये तो एक्चुअल वॉर है मैम, ये एक्चुअल वॉर से कम नहीं है जो परिस्थितियां अभी है, जहां पर हमारे रिहायशी इलाकों को, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जहां पर बेस्ड हैं, अंबाला, चंडीगढ़, इन सब एरियाज को आप टारगेट कर रहे हैं। आपने जिस अंदाज में अटैक्स किए हैं, जब रात के समय लोग सो रहे हैं, हमारी आर्मी ने जब अटैक किया उन्होंने उसके बाद आके प्रॉपर ब्रीफ किया है कि हमने सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट जो अड्डे थे उनको स्ट्राइक डाउन किया है, किसी सिविलियन एरिया को निशाना नहीं बनाया, किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना नहीं बनाया। और एस्केलेशन हम इसके आगे नहीं चाहते हैं, वी डोंट वांट एनी एस्केलेशन। बड़े क्लियर कट मैसेज उस प्रेस ब्रीफ में दिए गए, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के रिस्पॉन्स ने ये तय कर दिया कि ये वॉर है अब। लेकिन मैम सवाल ये उठता है कि अगर आज भी हम प्रॉक्सी वॉर के स्टेज पर भी खड़े हैं, जहां पर मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया पर तरह तरह की जो इंफॉर्मेशन की बाढ़ इस वक्त आ गई है, लोग किस बात पर बिलीव करें, किस बात पर ना बिलीव करें, और उस ट्रैप में लगभग सभी लोग आए हैं। ये कितना बड़ा संकट है। और मुझे लगता है आज ये मैसेज बड़े स्ट्रांग तरीके से जितने दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके बीच भी जाना चाहिए कि किसी भी बात को फॉरवर्ड करने से पहले, बिलीव करने से पहले, उस पर यकीन करने से पहले आप कम से कम 3-4 बार उसको चेक करें कि ऐसा ना हो कि कहीं आप अपनी जड़ें खुद खोद रहे हैं। बिल्कुल ही सबसे पहली बात है कि ये अब प्रॉक्सी वॉर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको अब एस्केलेट करके प्रॉपर वॉर किया है। और ये इम्पोर्टेंट है कि 1971 के बाद जो यंग इंडियंस है उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि ब्लैकआउट, पायरेट वॉर क्या है एक्सेट्रा। उन लोगों को डराने के लिए ये फेक न्यूज नैरेटिव एक सिस्टमैटिक तरीके से किया जा रहा है कि फॉर इंस्टेंस इतने सारे इंडिया के रफाइल शूट डाउन किया गया है, इंडियन एयरफोर्स को भगा दिया है, आर्मी को भगा दिया है। फिर वो एक फेक न्यूज आज सर्कुलेट हुआ कि कल से इंडियन बैंक बंद हो जाएंगे, एटीएम काम नहीं करेंगे। ये सब फेक न्यूज है इंडियंस को डराने के लिए, पैनिक क्रिएट करने के लिए। सबसे पहली बात ये है। और अनफॉर्चुनेटली जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनको अभी तक समझ में नहीं आए कि अगर हम लोग इस प्रोपेगेंडा पे जाए तो पाकिस्तान की जीत है, हमारे हार है फेक न्यूज के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मीनाक्षी जी
ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने आज के शो पे आपने इसको एम्फोसाइज किया। दूसरी बात ये है कि जो जनरल पन्नू ने कहा वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनके ड्रोन जो है नॉन लीथल को बचा के रखे एक्सेट्रा। मैं उनको कहूंगी कि दैट मे बी ट्रू, दिस देश सेफ स्टेट नहीं है। हमारे इंफॉर्मेशन उनके पास पाकिस्तान के पास 4 दिन के ज्यादा लाइव एम्यूनिशन, उनके ड्रोन लिमिटेड है और उनके जो फोर्सेस है वो डीमोरलाइज्ड है क्योंकि उनके जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है जो हमारे फौज में कभी नहीं होते हैं, सबने अपने परिवार वालों को लंदन भेज दिया। तो जो नीचे वाले जो लोग हैं जिनको कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कहीं भी भागने के लिए, वहाँ पर बहुत डिमोरलाइजेशन है क्योंकि जब एक जंग युद्ध कोई देश लड़ते हैं तो जनरल साहब अपने परिवार को भेज दिया है और जो है वो बैठे हैं उसके लड़ाई करने के लिए, तो उससे भी डिमोरलाइजेशन होता है। आज IMF की मीटिंग थी, पाकिस्तान पैसे मांग रहे हैं। IMF के रूल में अगर आप युद्ध करोगे आपको लोन नहीं मिलेगा। तो उनके जब एम्यूनिशन खत्म हो जाएंगे, पेट्रोल खत्म हो जाएंगे, तो वो कहाँ से आएगा वो वो सोचते हैं कि चीन उनको भेजेंगे, कहाँ से? एवरीथिंग इज ऑन लोन। उनको चीन कभी फ्री में पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया है। तो मैं तो सोचती हूँ कि ये ऑफेंसिव जिस तरीके से वो कर रहे हैं, ये टेक्निकल पॉज नहीं है। मैं जनरल साहब को कहूंगी, आई वुड कॉल इट, जैसे उन्होंने कहा कि ये पॉज है उनके वेपन्स को प्रिजर्व करने के लिए क्योंकि उनके पास ज्यादा वेपन्स नहीं है। हमें बस पैनिक नहीं करके इसको संभालना है ये प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक कि 1 हफ्ते के ज्यादा टिकने वाले पावर्स है। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। इस बीच हम ये पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं जिसमें LG मनोज सिन्हा भी वहां पर पहुंचे हैं ग्राउंड पर, और अपने इस विजिट के दौरान उन्होंने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। कोशिशें की गई हैं लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सेना का जोश बहुत हाई है और किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना तैयार है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से यहाँ के आम नागरिकों को कोई सुविधा न हो इसकी व्यवस्था में लगा है। मैं गया था बॉर्डर तक गाँव में जहाँ नुकसान हुआ है। जो लोग घायल हैं या जिनकी मृत्यु हुई है उनको तुरंत ही आर्थिक सहायता दे दी गई है। जो नुकसान हुआ उसका असेसमेंट किया जा रहा है, उन्हें भी सहायता दी जाएगी। एक बात ध्यान में आई कि नए बंकर्स की जरूरत है, आने वाले दिनों में उसे भी बनाया जाएगा। जो लोग घायल थे मोटे तौर पर उनका इलाज बहुत अच्छे ढंग से यहाँ हुआ है और मैं देख करके आया हूँ, सभी लोग स्टेबल हैं और मुझे लगता है जल्द निकल जाएंगे। और देखिए, ये विजिट्स भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर जो स्टेट हेड्स हैं अगर वो बॉर्डर एरियाज तक पहुंच रहे हैं, घायलों से मिल रहे हैं, विक्टिम से मिल रहे हैं, वहां पर जो परिस्थितियां उनको देख रहे हैं, और उसके बाद जो ये बातचीत हो रही है, ये सही सोर्स है आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचने का। इसलिए सारे दर्शक आप अपनी फैमिलीज में भी कन्वे करिए कि जो परिस्थितियां इस वक्त हैं, ऐसे में मिस इन्फॉर्मेशन, एक लड़ाई बॉर्डर पर चल रही है लेकिन जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो ज्यादा घातक लड़ाई है आज के दौर में, आज के वक्त में। मिस्टर झा सर, मैं आपका रिएक्शन अब यहाँ पर चाहूंगी। अब जितना अभी हमने देखा, जो एक पॉज अभी दिखाई दिया है, इस पर देखिए अभी तक हमारे जिन 2 वक्ताओं ने बात की उन्होंने अपना अपना व्यू पॉइंट दिया। सर, आपका इस पर टेक क्या है? पॉइंट 1। पॉइंट 2, जिस बात का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले पन्नू सर ने किया, लीथल ड्रोन्स वर्सेस ऐसे ड्रोन्स का, टूथलेस ड्रोन्स जिनका प्रयोग किया गया, व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से ड्रोन्स के वेव्स आए थे और वो ड्रोन्स इनइफेक्टिव थे, मोस्टली इनइफेक्टिव थे। लगता था कि शायद ये फेक ड्रोन्स हैं, ये टूथलेस ड्रोन्स हैं, ये आर्म्ड नहीं हैं। जैसे यूजुअली ड्रोन्स जो होते हैं आर्म्स होते हैं। ड्रोन्स कई तरह के होते हैं और ये कामिकाज़ी एक ड्रोन होता है जो कि वो सुसाइड के लिए जाता है, अपने पास में उसके जितने एक्सप्लोसिव होते हैं जाके अपने टारगेट पे जाके मारता है। तो अभी जो जितने ड्रोन्स, वेव्स ऑफ ड्रोन्स आए थे तो उसको देख के ऐसा लग रहा था, लेकिन एक छोटी सी इसमें समस्या है। ड्रोन्स के जो नंबर थे वो अगर आप देखें तो इतने नंबर में वो फेक ड्रोन्स या डमी ड्रोन्स नहीं बनते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान के पास में यही ड्रोन है और इसी से शायद वो अटैक करना चाहते थे। और अभी तो सिर्फ ये ड्रोन नहीं थे, अभी जो ड्रोन आपने वेव्स देखे थे इसके, ये सिर्फ ड्रोन नहीं थे। मुझे थोड़ी सी
अलग सी फीलिंग हो रही है कि अभी तक हमने जितना देखा हुआ है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जितने इफेक्टिवली काम किया हुआ है, काबिल तारीफ है। मैं एक्चुअली फर्स्ट स्टेज से ही जो जो ऑपरेशन सिंदूर था, दैट वाज द प्रिसीजन ऑपरेशन, मतलब जो जो आइडियल, द मोस्ट आइडियल दैट कैन बी देयर, तो वो ऑपरेशन सिंदूर था। लेकिन उसके बाद से चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी समझ में कम आ रही है मेरी। फर्स्टली, उसी 7 तारीख को ही जो पाकिस्तान ने पलटवार किया था, उसी दिन को पलटवार किया था उसने, दिन में। उसका हमने कहते हैं कि हमने रिस्पांस दिया, फेयर इनफ। लेकिन आप पुंछ, वो जो पुंछ में जो हुआ उसकी बात कर रहे हैं सर? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, पुंछ में हुआ था, जम्मू में हुआ था, और भी कुछ एरिया में हुए थे। हमने उसका जवाब दिया, बट दैट वाज द एक्ट ऑफ वॉर, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको एस्केलेट किया था। हमने अपने तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को क्लोज कर दिया था कि आपने जितना कुछ पहलगाम में किया या उससे पहले जो आपके जिहादी ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने किया था, हमने उन जिहादी ऑर्गेनाइजेशन के या तो उनके ट्रेनिंग कैंप या उनके हेडक्वार्टर हमने उड़ा दिए हैं। मैटर इज सॉर्टेड आउट, ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान ने एस्केलेट किया था 7th को, और फिर 8th को मॉर्निंग में भी उन्होंने किया हुआ है, और 8th के इवनिंग में तो कल आपने देखा हुआ ही है, बिल्कुल एकदम लग रहा था कि दिवाली जैसे उन्होंने शुरू कर दिया हुआ है। तो ये एक ऐसी चीज थी विच वॉज ओपन एक्ट ऑफ वॉर, और ये सिर्फ लिमिटेड नहीं हुआ है। कुछ लोग अभी भी इसको सीज फायर ब्रेक की संज्ञा दे रहे हैं। नो सर, नो। ये जितने हमारे फॉरवर्ड एयरफोर्स बेसिस हैं उसके ऊपर में ड्रोन अटैक हुआ है, उसके ऊपर में मिसाइल अटैक हुआ है। ये तो हम फॉर्चुनेट थे कि हमारा जो आयरन डोम, जो सो कॉल्ड आयरन डोम, जो हमने बहुत सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको कलेक्ट करके बनाया हुआ, ये इफेक्टिव था। उसमें कहीं पे छेद नहीं था जिससे कि कोई एक मिसाइल उससे चली जाए। लेकिन अगर एक मिसाइल चला गया होता उसमें से, तो फिर तो हमारा जो बेस था वो उड़ जाता, हमारे जहाज चले जाते। और ये चीज आप मान के चलिए कि अगर आपने पैसिविटी रखी है वॉर में, तो आप इसकी सजा भुगतेंगे। क्योंकि वॉर जो होता है, ये जो फर्स्ट डॉक्ट्रिन है, मुझसे शायद बेहतर पन्नू साहब जानते होंगे कि फर्स्ट डॉक्ट्रिन जो होता है मिलिट्री का, ये होता है कि कट द एनिमी एट द प्लेस वेयर दे आर। जो कल वो हम पे जो अटैक लॉन्च करे थे, जितने बेसिस, चाहे उनके J-17 बेस हों या उनके जो ड्रोन के बेसिस हों या उनके मिसाइल के बेसिस हों, वो माउंट करते जा रहे थे और हम छाता लगा के, छतरी लगा के उसको झेल रहे थे, होप कर रहे थे कि शायद हमने सारे रोक लें। हम उस समय में ये इस पैसिविटी में क्यों रहे, हम मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि हमारे पास में आज के दिन में वो सारे वेपन हैं। नॉन एयरक्राफ्ट उस समय में भेजना थोड़ा सा खतरा होता है, क्योंकि हमारा अपना ही आयरन डोम जो है शायद उसके लिए क्षति पहुंच जाती है। लेकिन हमारे पास में ऐसे वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, और इसके जखीरे हैं। अग्नि 1, अग्नि 2, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3। पृथ्वी का तो नाइट वर्सन अटैक है हमारे पास में। और आप सारे ये मान नाम के चल लेते रहे हैं सर चलिए, कि वहां पे और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भारत की तरफ से जाना चाहिए था? सिर्फ और स्ट्रॉन्ग की मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जहां से वो हमारे ऊपर में अटैक कर रहे थे, हम उस बेसिस पे इतने गोले बरसाते कि वो बेसिस नाकाम हो जाते और फिर वो डिफेंसिव में जाते, हम ऑफेंसिव पे रहते। मिलिट्री में ये बहुत बड़ी चीज होती है मीनाक्षी। मैं आर के यादव सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन पन्नू सर उससे पहले आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे सर इस बात को जो अभी यहाँ पर मिस्टर झा ने अपने स्टेटमेंट में बातें की हैं? आप मुझे ग्रुप कैप्टन कर सकते हैं। जी सर। जो ग्रुप कैप्टन झा ने बोला है वो मैं उनसे सहमत हूं। लेकिन जब भी आप असेसमेंट करते हैं, आप उसके ऊपर कभी भी ये नहीं बोल सकते एग्जैक्टली ये है, क्योंकि आप गलत हो सकते हो। कभी भी आपको दुश्मन की पूरी खबर नहीं मिलती, क्योंकि उसके साथ झूठ और इंफॉर्मेशन गैप्स जरूर होते हैं। इस करके हमेशा एक प्रिंसिपल को मान के चलते हैं कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट द एनिमी एंड प्रिपेयर फॉर ऑल कॉन्टिजेंसीज। एंड सेकेंडली, एक सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम होता है, और जो मेंटेनेंस ऑफ एम होता है उसके साथ होता है मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब रिलेंटलेस ऑपरेशंस, इसका मतलब दुश्मन को सांस नहीं लेने देना है। तो जो अभी बातचीत हो रही है कि गैप किसका, अभी वो पॉज क्यों है, कैसे है, दैट इज अनदर मैटर ऑल टुगेदर। बट द पॉइंट इज दिस पॉज शुड नॉट बी टेकन एडवांटेज ऑफ। ये उसको दुश्मन को एडवांटेज नहीं लेना चाहिए इस गैप का। सिर्फ ये हमारी एक
बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि अगर इसको रिकूप करने के लिए यूज कर गया या इसको किसी और अपनी रणनीति को बदली करने के लिए यूज कर दिया, क्योंकि एक और स्ट्रेटजी होती है कि डू नॉट रीइंफोर्स अ फेलियर। इफ अगर पाकिस्तान को पता है कि उसका ये फेलियर कहीं नजर आ रहा है तो उसी चीज को दोबारा दोहराता जाएगा, तो वो रीइंफोर्स करेगा फेलियर को। सो वो चेंज ऑफ टैक्ट करता है। अभी वो कैसे चेंज ऑफ टैक्ट करता है, कहां जाता है, आई थिंक ठीक है। एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है कि कॉन्टिजेंसी ए, कॉन्टिजेंसी बी, कॉन्टिजेंसी सी। बट मोटा मोटा जो अभी हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और होगी कि एक हम क्रेडिबल डेटरेंस की बात करते हैं और दूसरा हम प्यूनिटिव डेटरेंस की बात करते हैं। प्यूनिटिव डेटरेंस का ये मतलब है कि हम आपकी कैपेबिलिटी को ही नष्ट कर देंगे ताकि आप इसके बाद वार ही ना कर सको। तो अभी क्रेडिबल डेटरेंस मतलब हमारे में क्षमता है, लेकिन प्यूनिटिव डेटरेंस ये है कि आपकी क्षमता को एक्चुअली ग्राउंड पे तोड़ देना ताकि इसके बाद वो सर ना उठा सके। तो उसको सांस लेने नहीं देना एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। ठीक है, ठीक है। आके यादव जी, सर अभी तक का डिस्कशन आपने यहाँ पर सुना। जो ये पॉज है सर, इसको लेकर भी एक सवाल है, इस पर आपका टेक क्या है, पहली बात। और दूसरा बिंदु सर, आज की रात अब परिस्थितियां किस तरफ जा सकती हैं, ये सवाल इस वक्त हर देशवासी के मन में है। देखिए, उन्होंने जो करना था वो कर दिया। अब जो कुछ करना है हमने करना है। आप देखिए कि जिनके जो सिलेक्टेड अटैक हमारे हुए हैं वो ऐसी जगह पे हुए हैं जहाँ पे हमारी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हमारी एयरफोर्स को थी, तभी उस जगह पे वो अटैक हुआ है। और वो जो टेररिस्ट भी मारे गए हैं वो वही मारे गए हैं जो कि हमारे अगेंस्ट कई सालों से काम कर रहे थे। दूसरा, ये जो टेरिटोरियल वार नहीं है, ये ना टेरिटोरियल वार होगी जैसा कि मेरी अपनी समझ है, क्योंकि टेरिटोरियल वार में पूरी प्रिपरेशन की जाती है और आगे दुश्मन पे हमने कौन सी जगह पे जाके क्या कब्जे करने, क्या करने, जैसा कि 71 वार में हुआ था, वो पूरी प्लानिंग से हुआ था। तो ये टेरिटोरियल वार नहीं है, ये ऐसे ही हम इनके जो ठिकाने हैं जहाँ पे ये लोग छुपे हुए हैं, जहाँ से इनकी एक्टिविटी चल रही है, उनको डिस्ट्रॉय करते रहेंगे। और इनको वो भी चुप नहीं बैठेंगे, वो भी चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि पूरी पाकिस्तान गवर्नमेंट का इनको साथ मिला हुआ है और पाकिस्तान गवर्नमेंट हर तरह से इन चीज़ों में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो हमें सिर्फ उनके ठिकानों को ख़त्म करना है जहाँ पे भी ये लोग एक्टिव हैं। अदरवाइज ये जो बॉर्डर की जो बात चल रही है, इसमें बॉर्डर की वार एस्केलेट ज़्यादा नहीं होगी। वो जो कल जो जम्मू में किया है, ये एक किस किस्म से वो उनका जो अटैक था वो इस किस्म का नहीं था कि वो उन्होंने इतना तो करना ही था, ऐसा तो हमें भी जैसलमेर साइड में भी जो है हर तरह की तैयारी हमारी तरफ से चल रही है। लेकिन ये मैं आज अब फिर रिपीट करूंगा कि ये टेरिटोरियल वार नहीं होगी जैसा कि पहले हुई। ओके, बासमती मैम, ये देखिए, आप इस परिस्थिति के बाद भारत ने जब पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद जिस अंदाज में अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों से, चाहे फॉरेन मिनिस्टर अपने समकक्ष जो मिनिस्टर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, या फॉरेन सेक्रेटरी अपने समकक्ष जो हैं उनसे बात कर रहे हैं, तो एक प्रयास ये भी हुआ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी मैसेज लाउड एंड क्लियर जाए कि भारत के ऊपर हमला किया गया, आतंकवादी हमला हुआ, सिविलियंस पर हुआ और भारत उस पर एक्शन लेगा। और इस हमले के बाद जो स्ट्राइक इंडिया ने किया उसके बाद भी एक इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आगे कन्वे की गई, चाहे बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उस पूरे मैसेज को कन्वे किया गया। लेकिन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जब फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया, हालांकि वो यूरोप के पर्सपेक्टिव में स्टेटमेंट दे रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें पार्टनर्स चाहिए, प्रीचर्स नहीं चाहिए। आज के वक्त में जब भारत पाकिस्तान जिस तरह से आमने सामने खड़े हैं और जो टकराव अब इस स्तर पर जा चुका है कि सिविलियन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया जा रहा है, मैम ये स्टेटमेंट भारत के स्टैंड को इंटरनेशनली किस तरह से इस वक्त पुख्ता करता हुआ आपको दिखाई देता है, कंसिडरिंग कौन किसका एलाय है और कौन किस तरफ जाएगा
टर्की चाइना ठीक है ओपनली अभी पाकिस्तान के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट का क्या रुख रहेगा? अभी तक यूएस, यूके, इन कंट्रीज का रुख क्या कहता है, रशिया का रुख क्या कहता है? बाय एंड लार्ज तो हमारे इंटरनेशनल सपोर्ट तो भारत के लिए ही है। और जो विदेश मंत्री ने कहा था वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था कि जी हमें फ्रेंड्स चाहिए, हमें प्रीचर्स नहीं चाहिए। मतलब कि आप लोग आके सिर्फ भाषण दे के चले जाते हो। आप कोशिश कीजिए, हमारे जो प्रॉब्लम है, हमारे ऐसे पड़ोसन है जो हमें कभी शांति में जीने नहीं देंगे, इसको आप काइंडली अप्रिशिएट कीजिए। तो ये जो उन्होंने कहा इसका बहुत अच्छा नतीजा भी निकला, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिएक्शंस आए हैं वो सपोर्टिव है और काफी मुस्लिम कंट्रीज ने भी सपोर्ट किया है। और उन्होंने ये भी अप्रिशिएट किया, कहा कि हम लोगों ने कहा कि हम लोग एस्केलेट नहीं करना चाहते। हम लोग जो हुआ पहलगांव में उसके एक्शन हमने लिया है, और आवर साइड पे जैसे आपने कहा मीनाक्षी जी शुरू में कि ऑन आवर साइड इट्स ओवर, बट वो लोग एस्केलेट करना चाहते हैं। अब जब वॉर होगा, आई अग्री विद द लास्ट पैनलिस्ट जिन्होंने कहा कि हम लोगों ने नहीं कहा कि हम आपके टेरिटरी को लेना चाहते, कब्जा करना चाहते, एनेक्स करना चाहते। टू दैट एक्सटेंट जो क्लासिकल डेफिनेशन है वॉर के, उस वॉर पे हम लोगों ने नहीं स्टार्ट किया, इन्होंने स्टार्ट किया। अब जब स्टार्ट किया है, जब कोई एस्केलेट करते हैं तो उसके रेसिप्रोसिटी तो करना ही है। आज रात को पता चलेगा कि वो किस लेवल तक और एस्केलेट करेंगे, किस लेवल तक एस्केलेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके वेपन्स भी लिमिटेड है, उनके एयर डिफेंसेस भी इतने मजबूत नहीं है। और एयर डिफेंसेस एक इम्पोर्टेंट एयर डिफेंस लाहौर में हम लोगों ने डिस्ट्रॉय किया है। और अगर इस तरीके से कंटिन्यू करे, आई फुली अग्री कि हमें जाके उनके एयर डिफेंस सिस्टम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है। पर हम टेरिटरी के बारे में नहीं कह रहे हैं, पीओके को लेने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम एस्केलेट नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज हम लोग कह सकते हैं कि ये अच्छा मोमेंट है, हम जब बलूची पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार रहे हैं, ये बहुत अच्छा मोमेंट है, हम जाके पीओके को लिबरेट करें। हमने नहीं कहा, हमने कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं की, बल्कि उन्होंने हमारे सिविलियन सिटीज को टारगेट किया, हेविली पॉपुलेटेड सिविलियन सिटीज। जम्मू में जो हमारे फ्रेंड्स है, जम्मू से उन्होंने कहा कि पूरे रात जम्मू में कोई नहीं सो सके, ऐसे किया है। चंडीगढ़ में सेम। तो ये तो हाईली प्रोवोकेटिव एस्केलेशन है, तो हम लोग उसको हैंडल कर रहे हैं। उनके एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो एटलीस्ट एक हफ्ते तक, जनरल कानून वुड नो मोर देन मी, हमारी इंफॉर्मेशन है 1 हफ्ते 10 दिन के एम्युनिशन और ड्रोन्स है, और नहीं है। कहाँ से मिलेंगे? ड्रोन्स बहुत एक्सपेंसिव है उनके पास। A1 ड्रोन्स अगर है तो चीन ने दिया है। इस पॉइंट को एक्सपैंड करने के लिए मैं जनरल पन्नू का ही रुख करूंगी, और इस बीच एक अपडेट अपने दर्शकों को और दे दें। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त स्टार्ट हो गई है, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी कि वहाँ पर अभी क्या मैसेज कन्वे किया जाता है। इनफैक्ट अभी कर्नल सोफिया जो है वो अपने पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ में अभी अपना पूरा वक्तव्य वहाँ पर दे भी रही हैं। आपको वो स्टेटमेंट भी मैं सुनवाऊंगी, लेकिन जनरल पन्नू इस पर आप एक बार सर प्लीज़ ज़रूर रिएक्ट करिए। पाकिस्तान कितने दिन टिकेगा? देखिए, लोग सोशल मीडिया में जिस तरह से बात करते हैं, अभी सेना जिस तरह से काम करेगी वो बहुत फर्क है। चेस्ट थंपिंग हम सोशल मीडिया पे लोगों की तरफ से देख रहे हैं, रिएक्शंस हम लोगों के देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है, जो आपने शुरू में भी कहा, कि पाकिस्तान ने जिस अंदाज में टूथलेस ड्रोन्स भेजे उसका असली इंटेंट क्या है और वो किस तरह से स्ट्राइक बैक करेगा, क्या ऑप्शंस उसके पास हैं, ये आज की रात सर काफी हद तक पता चलेगा, या क्या होगा इस पर नजरें हैं। आपकी एक्सपर्टीज सर इस पर अभी क्या कहती है? तो हमारे एम्बेसडर साहब ने कहा, मिसेज मुखर्जी ने, शी इज एब्सोल्युटली राइट फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव, और ये डिप्लोमेट हैं। जयशंकर जी बाहर में उन्होंने क्या कहा है और उसका क्या मीनिंग है, और डेप्थ में क्या है, क्या उन्होंने क्या नहीं कहा है जिसका कि बहुत बड़ा मीनिंग है, ये सारी चीज़ें बहुत रेलिवेंस रखती हैं। लेकिन मीनाक्षी, एज ए मिलिट्री पर्सन, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मिलिट्री पर्सपेक्टिव में वॉर को किस तरह से देखते हैं। हाँ, बेशक हमने वो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव किए हुए हैं, इंडस वाटर ट्रीटी उसको अवेंस में डाल दिया है, और भी कई ऐसे शब्द हैं जिससे कि पाकिस्तान के पास में इकोनॉमिक प्रेशर पड़ेगा, उनको वो चीज़ महसूस कराई जाएगी। लेकिन दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ वॉर।
मिलिट्री एक्शन का पार्ट वो वॉर नहीं है। हमारे पास में वी आर सपोज टू हैव वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री एंड दैट इज वेल इक्विप्ड। मतलब अभी अगर मैं आपको नाम गिनाते जाऊं जितने हमारे पास में एयर डिफेंस सिस्टम है और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, क्रूज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये आप एक बहुत बड़ी लिस्ट है ये। लेकिन उसकी बात मैं इसलिए अभी आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि अभी जो कल रात में हमने जो झेला हुआ है ये इसी के चलते झेला हुआ है कि उसमें गैप लकीली नहीं था तो हम बच गए हैं। लेकिन ये आप हमेशा एश्योर नहीं कर सकते हैं। आप याद कीजिए रशिया को, रशिया इज सपोज टू हैव वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन जो यूक्रेन के ड्रोन हैं वो चले गए वहां तक, मॉस्को तक, वहां पे गिरा। तो ये जो होल होते हैं, कोई भी लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो रडार को कहीं ना कहीं वो धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं। तो हम उसके लिए वेट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दैट वन मिसाइल, दैट वन ड्रोन विल एस्केप एंड हिट अस। उसके लिए हम वेट क्यों कर रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा था कि प्रो एक्टिविटी होना चाहिए कि जैसे रात में हुई है कल, तो मैं कल ये सजेस्ट कर रहा था कि अलर्ट इसरो, हमारे कार्टोसैट 3 हैं वहां पे स्पेस में, हमारे जो जियो स्टेशनरी में वहां पे हमारे सैटेलाइट हैं जो 24 घंटे 24/7 उसके ऊपर निगाह रख रहे हैं। पिकअप दोज IR स्पॉट्स, इंफ्रारेड जो जहां से वो फायर करते हैं, जहां से ये चीजें चलती है, दैट is picked up in the infrared mission of the satellite. Pick up those things और अपने मिसाइल्स को एम कीजिए, पिन पॉइंट करके मारिए। देखिए इनके सिर्फ कुछ बेसिस हैं जहां पे इनके टारमैक हैं, इनके ब्लास्ट पेंस हैं। हमारे पास में आज के दिन में वो क्रेडिबल सिस्टम है। ये कन्वेंशनल वेपन की बात कर रहा हूं मैं, अभी तो और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। ये दैट कैन पैरालाइज द एनिमी, और ये पैरालाइजिंग जो एनिमी जो है यही आपको बाद में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि एनिमी की कमर टूटेगी, उसका स्पाइन जो है वो टूटेगा। फिर उसके बाद वो अभी जिस तरह से वो ताली बजाता है जब जिहादी हमारे आके यहाँ पे वो काम करके जाते हैं, जिहादी खुश रहता है और आर्मी में ताली बजाते हैं कि बिना मेरे कुछ किए हुए, वी डोंट नो, ये हमारे लोग नहीं हैं। तो ये जो तालिब आते हैं उनको इस चीज का महसूस होगा कि दे आर पेइंग द प्राइस फॉर व्हाट दे आर सपोर्टिंग टू द जिहादिस्ट। तो ये करना बहुत जरूरी था। मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से आर्मी का अप्रोच है, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेकुलेट व्हाट दे आर गोइंग टू डू, लेकिन अगर ये लॉन्ग ड्रॉन वॉर है तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अभी हम पैसिविटी में रहते हैं, लेट देम यूज देयर एम्युनिशंस, और जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद देन वी विल टेक ऑन देम। दिस इज अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर एज इट लुक्स टू मी। लेकिन आप पैसिविटी में ना रहें। ये क्योंकि कौन सा मिसाइल आपके एयर डिफेंस को धोखा दे जाएगा ये आप नहीं जानते हैं। तो मेरी समेशन तो यही है कि हमने अभी तक जो देखा हुआ उसमें थोड़ी सी प्रो एक्टिविटी वो जरूर चाहिए।